प्रदीप भाई ने पूरे देश में घूम घूम के जनता की राय ली है। इन्होंने तमाम मुद्दों पर तमाम एक लंबे क्वेश्चनियर के साथ में एक पूरा बैलेंस पर्सपेक्टिव जनता के सामने लेके आया है। अभी मैं देख रहा था टीवी पर 2 दिन पहले इनका ओपिनियन पोल आया था और वो काफ़ी वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर। उसको ज़बरदस्त लोगों ने शेयर किया और जहाँ तक जन भावना का सवाल है वो उसमें इको होती हुई दिखाई दी। तो आज हम जानेंगे प्रदीप भाई के साथ ही कि उनकी क्या मेथोडोलॉजी रही है, कहाँ कहाँ वो घूमे और कहाँ कहाँ उनको पूरे देश में जगह जगह राजनीतिक माहौल दिखाई दिया। नमस्कार प्रदीप भाई। नमस्कार। आपका स्वागत है ग्लोबल कन्वर्सेशंस में। इससे पहले कि हम अपना डिस्कशन शुरुआत करें, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हैं? मैं एनर्जी कहाँ से लाता हूँ ये तो नहीं पता, पर यही ज़रूर कहूँगा मैडी जी, आप जैसे लोगों के साथ मिलके और सबके साथ मिलके, और एक हमेशा से इच्छा रहती है कि काम करने से एनर्जी मिलती है। और क्योंकि काम कर रहा हूँ, ज़मीन पे घूम रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, लोगों से इतना सीखने को मिल रहा है और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी भगवान ने मुझे दी है, तो इसी से मुझे एनर्जी आती है, क्योंकि मैं खाली नहीं बैठ सकता। और बस इसीलिए मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा काम करता हूँ उतनी ज़्यादा एनर्जी आती है। सुबह 45 मिनट की एक्सरसाइज करता हूँ, उससे मैं बूस्टअप हो जाता हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा प्रदीप जी, एक चीज़ बताइए, जैसे अभी चुनाव का सीज़न है, 2019 का चुनाव जिसके बारे में बोला जा रहा है कि देश का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बाकी सर्वे भी आते हैं, लेकिन आपके सर्वे में ऐसी क्या खास बात होती है कि आपका सर्वे इतना ज़्यादा वायरल होता है, आपके सर्वे को फेसबुक पे, ट्विटर पे इतना ज़्यादा रिएक्शन मिलता है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए मैडी जी, अगर आप देखिए, जब भी मैं सर्वे करता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रखता हूँ। मतलब अगर मैं कहूँगा, इसमें कोई गलत बात नहीं कि देश में अगर आप बाकी किसी भी सर्वे एजेंसी को देख लीजिए, हम अपने आप को सर्वे एजेंसी नहीं कहते, पर अगर भी सर्वे के पायदान पे बात करी जाए तो कहीं किसी का कोई डेटा, किसी का कोई वीडियो, किसी का कोई फील्ड इन्वेस्टिगेटर, किसी का कोई व्यक्ति कहीं आपको ट्विटर पे नहीं दिखेगा। कोई व्यक्ति एकदम से आएगा, एक्सेल सामने खोलेगा, कुछ बोलेगा और हो जाएगा। वहीं अगर आप मेरा देखें, अगर आप क्रॉस, मेरे को क्यों लगता है कि दर्शक इसको इतना चाहते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ में ट्रांसपेरेंट करता हूँ। आप मेरे ट्विटर पे जाके देखिए, हर दिन एक रहता है कि मैं यहाँ हूँ, इधर हूँ, मेरी टीम के जन की बात के वेरीफाइड ट्विटर पे जाके देखिए, वीडियोस आते हैं जो हर जगह से। जैसे आज मान लीजिए अभी कूच बिहार में प्रधानमंत्री की रैली हुई थी, मैंने कूच बिहार से डाला था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हम लोग ट्रांसपेरेंट है कंप्लीट, जहाँ हम जाते हैं हम बताते हैं। मुझे लगता है अभी तक इस देश में जो भी सर्वे करने की बात होती थी, कुछ काफ़ी लेजिली किया जाता था। और ये मैं बिल्कुल कहता हूँ, क्योंकि मैं कुछ 1-2 सिफोलॉजिस्ट के साथ में कोई टीवी शो पे बैठा था जिन्होंने ये कह दिया था, उनका नाम मैं अगर आप आज्ञा देंगे तो लूँगा, पर वो काफ़ी समय से सिफोलॉजी करते थे, 15-20 साल से करते थे, बड़े क्या कहते हैं, कुर्ता पहन के बैठते थे और लोगों को लगता कि बहुत बड़े सिफोलॉजिस्ट हैं। और हम भी बचपन में पैदा हुए थे, उनको देखते थे उसके बाद में। पर जब उनके साथ में बैठा और जब उनसे सवाल पूछे और हमारी डिबेट हुई, वो इस हद तक चले गए जब उन्होंने बोला कि मैं तो सर्वे करता ही नहीं हूँ। तब से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इस देश के अंदर सर्वे के नाम पे कहीं कहीं बातें, रिपोर्टर्स को फ़ोन किया जाता था, अक्रॉस बातें की जाती थी, अच्छा क्या चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और हम दिल्ली पे बैठे उसको कर देते थे, क्योंकि हम आसपास लोगों को जानते हैं, लटेंस दिल्ली के पार्ट हैं, ये बंदा छाप देगा, ये बंदा कर देगा। तो हर दिन सर्वे आते थे। हर दिन सर्वे कोई कर नहीं सकता, एक सर्वे करने में आपको बहुत मेहनत लगती है। और चुनाव इस देश के अंदर स्थायी नहीं होता, चुनाव डायनामिक होता है। चुनाव अगर एक्सेल के बैठे हुए लोग ही कर देते तो आज देश का प्रधानमंत्री एक्सेल पे बैठा हुआ व्यक्ति होता, पर आज देश का नेता एक्सेल पे बैठा हुआ व्यक्ति होता, पर आज देश का नेता जमीनी, क्योंकि वो जमीन पे लोगों के साथ होता है। एक व्यक्ति जब वोट डालने जाता है, वो बहुत सारी चीज़ों को निर्धारित करते हुए वोट डालता है। तो एकदम से 1000 सैंपल से आप सर्वे कर देते हैं, जो मेरे को लगता है सबसे गलत है। तो मेरे को ये सब चीज़ें चेंज करनी थी, और कहीं ना कहीं 5 लाख का सैंपल, कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंटली हर चीज़ को जनता के सामने दिखाना, हर वीडियो को बताना। जब जनता कठिन से कठिन सवाल पूछती कि इस सीट पे क्या हो रहा है, अगर उसको भी बताना। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के टेलीविजन इतिहास में आप उठा के किसी को भी देख लीजिए, हम जो राजनीति को एनालाइज करता है, कहाँ आपको कोई आप पूछेंगे सीट पे क्या चल रहा है स्टेट का, कोई नहीं बता पाएगा। वो कहानियां सुनाएंगे, बोलेंगे ये हो रहा है, वो हो रहा है, और तुक्केबाजी होगी, कभी नंबर सही हो गया, कभी गलत हो गया। देखिए, नंबर गलत सबका हो सकता है, ये कोई भगवान भी नहीं बता सकता कि क्या होने वाला है, परंतु आप सही ट्रेंड तो दिखाएंगे। ट्रेंड आपका कंप्लीटली अलग नहीं हो सकता, ये मैं आपको कहना, मतलब 99%, 90% आपका ट्रेंड सही होता है। पर हमारे देश के अंदर ऐसे लोग हैं जिनका 90% ट्रेंड गलत होता है, तब भी वो सीना ठान के बोलते हैं कि वो सबसे, मतलब वो सब कुछ देश की राय बता रहे हैं। और मुझे लगता है कि सबसे आज इस देश के अंदर जब मैं अगर ये काम करता हूँ, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा दायित्व भी है कि जब मैं देश की जनता के सामने देश की जनता का मूड बता रहा हूं, तो उसके साथ धोखेबाजी ना करूं मैं।
और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी चीज़ है जो मुझे मोटिवेट करती है। और मैं जब लोगों के बीच में मेरी टीम रहती है, और मैं सिर्फ यंगस्टर्स के साथ काम करता हूँ, खुद भी यंग ही हूँ, तो जब मैं इनके साथ काम करता हूँ, जब खुद समय रहता हूँ, मेरा बस एक मेन चीज़ रहती है कि जितना ज़्यादा ज़मीन पे घूम सकें, जितना ज़्यादा लोगों से चीज़ को ले सके, तभी मेरा पूरा वेरीफाइड सिटीजन रिपोर्टर का नेटवर्क के थ्रू मैं काम करता हूँ। और मैं किसी भी, अगर आप उठा के देखेंगे मेरे पूरे पॉल में, मैं एक्सेल पे बैठ के काम नहीं करता, एक्सेल पे बैठ के नहीं देखता, मैं सामने कैमरे पे देख के बात करता हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ को प्रोसेस के अंदर हूँ। मैं खुद 50% कॉन्स्टिट्यूंसी जाता हूँ, खुद अभी 2 महीने से ट्रैवल कर रहा हूँ, और अगर वैसे नहीं करता तो गलती होती। जैसे छत्तीसगढ़ में एक बार 14 में से गलती हुई, और उसको भी मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं एक नया पायदान सेट करना चाहता हूँ। और मैं एक, जैसे होती है ना मैडी जी की पिक्चरें इतनी सारी आती हैं जाती हैं, बात करते हैं, पर एक पिक्चर होती है जिसके लिए लोग वेट करते रहते हैं। तो मुझे लगता है जन की बात का वो क्रेडिबिलिटी हमने एस्टैब्लिश करी है, और वो हम लोग को डर भी रहता है कि यार हम किस तरीके से चीज़ सही करें। इसलिए वर्क एथिक भी बहुत स्ट्रांग रहती है, और मैं बहुत वर्कहॉलिक हूँ, और मेरी टीम भी, अगर जो काम करते हैं साथ में, उनको भी बहुत डांट पिटती है, क्योंकि हम लोग को पता है कि ये इट्स अ वेरी रिस्की गेम। बिल्कुल प्रदीप भाई, और जितने पैशन से आपने बताया, उतना पैशन हमको आपकी रिपोर्ट देख के भी अंदाज़ा लग जाता है कि आपने कितना मेहनत से उस काम को किया है। तो जैसे अभी 2019 के चुनाव की चर्चा है, आपको लगता है कि क्या 2019 का चुनाव बाकी चुनावों से अलग होने वाला है? देखिए, डिपेंड करता है कि आप बाकी मतलब किन चुनाव से बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो क्या 2004 के चुनाव से अलग होगा? बिल्कुल अलग होगा। कई लोग मैंने बेसिकली ये दर्शकों को बताना चाहता हूं, हमने ये कहा है कि एनडीए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से सरकार में आएगी। बीजेपी मेजॉरिटी लाए नहीं लाए इस वक्त कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी समय है कैंपेन में, पर एनडीए मेजॉरिटी के साथ आएगी। और ये कहने के पीछे मेरा 3 कारण है मोटे मोटे। पहली चीज़ ये है मैडी जी की मैं जितना देश के अक्रॉस जो हम लोगों ने सर्वे किया है, हर स्टेट में जाके किया है, मुझे केरला को छोड़ दीजिए और छत्तीसगढ़ को थोड़ा बहुत छोड़ दीजिए और पंजाब को थोड़ा बहुत छोड़ दीजिए, किसी भी दूसरे राज्य में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई करंट नहीं दिखा। मैं जितना गरीब आदमी के पास गया, जितना गाँव के अंदर घुसा, उतना मुझे नरेंद्र मोदी के फेवर में चीज़ मिली। तो ये मेरे लिए मोदी चुनाव है। ये मैं आप किसी जो भी व्यक्ति ज़मीन पे जाएगा उसको देख लेगा। आदमी कैंडिडेट को देखेगा तो बोले अरे यार ये तो खराब है, पर मैं तो मोदी के लिए वोट कर रहा हूँ, तो मोदी के लिए हमको उसको वोट करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो ये मोदी चुनाव है। और मोदी की, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो एक छवि है, और वो छवि सिर्फ नेशनलिज्म बालाकोट की छवि नहीं है, उनके काम की भी छवि है, वो एक्चुअली ग्राउंड पे है। दूसरी चीज़ ये है कि उनकी एक बराबरी का दूसरी तरफ कोई भी किसी भी वोटर को जो थोड़ा नाखुश भी है उसको नहीं दिखता कि कोई दूसरा क्या कहते हैं, कोई दूसरा लीडर है जो जिसको हम वोट कर सकते हैं। अब तीसरी चीज़ एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, कहीं ना कहीं मैडी जी इस पूरे चुनाव के अंदर अगर आप एनालाइज करें कि जो भी मुझे अपोजिशन की तरफ वोट जाते हुए दिख रहा है, वो वोट या तो सिर्फ कास्ट का वोट दिख रहा है, या मान लीजिए जब वहाँ का कैंडिडेट बीजेपी का बहुत खराब है तो उसको हटाने का वोट दिख रहा है। ये दोनों कारण, पर ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि मुझे अपोजिशन को वोट करना है। ये जिज्ञासा मुझे केरला, छत्तीसगढ़ के अलावा कहीं देखने को नहीं मिली। पंजाब एक यूनिक स्टेट है जिसके बारे में बाद में बात करूंगा। तो ये 3 ब्रॉड पैरामीटर है। अब अगर आप हिस्टोरिकली थोड़ा लेजी एनालिसिस करें, लटेंस दिल्ली का एनालिसिस करता हूं मैं आपके लिए। लटेंस दिल्ली के एनालिसिस के हिसाब से देश के अंदर कोई भी बहुत बड़ा लीडर हो, वो या तो बहुत बड़ी मात्रा से जीता है या बहुत बड़ी मात्रा से हारा है, बीच का कभी नहीं हुआ है। अगर आप एनालाइज करें, इंदिरा गांधी को देख लीजिए, और जब भी वो बहुत बड़ी मात्रा से हारा है तो एक स्ट्रॉन्ग फेस अपोजिशन की तरफ में रहा है जिसने उसको हराया है, या कुछ एक मूवमेंट बिल्ड किया गया है, और एक गुस्सा रहा है। अभी वो कुछ गुस्सा जमीन पे भी नहीं देखने को मिल रहा है। अब लोग कंपेयर करते हैं कि वाजपेयी जी के एरा में और इस एरा के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूं तब में और अभी में बहुत फर्क है। 3 फर्क है। पहली चीज, तब में और अभी के अंदर जो बीजेपी की रीच है और एज ए होल सिस्टम की रीच है, वो 50 गुना ज़्यादा हो गई है। नंबर 1, आज तब सोशल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया मोबाइल के पेनिट्रेशन के अंदर से आज आपकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। तब मीडिया डिपेंडेंट कम्युनिकेशन थी, अब मेन स्ट्रीम मीडिया डिपेंडेंट कम्युनिकेशन नहीं है। दूसरी चीज़, अभी अक्रॉस द सिस्टम एवरीबडी इज वर्किंग टुगेदर, दैट इज दूसरी चीज़ मुझे देखने को मिली। तीसरी चीज़ ये कि अटल जी की तरफ समय के अंदर हाईवे ये सब की बात थी, इस वक्त डायरेक्ट बेनिफिट्स की बहुत ज़्यादा बात है, भले वो उज्ज्वला का सिलेंडर हो, घर हो और आयुष्मान हो। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। कल मैं 2 दिन पहले ही एक मुजफ्फरनगर के अंदर गांव के अंदर था जिसका नाम था पिन्ना, और यहाँ पे मैं दलित SC जाटव दलित से मिला था।
3 गाड़ी के अंदर थे, एक कश्यप बैठा था, एक सैनी बैठा था और एक जाटव एससी बैठा था। वो जो आपकी टेम्पो आती है, जो 3 लोग एक बैठे रहते हैं, जो ज़मीन पे लोग जाएंगे वो समझेंगे, लटन्स दिल्ली तो समझेगी नहीं इसको। तो उसमें मैंने पूछा कि भैया क्या लग रहा है? बोला भैया यार देखो हम तो मोदी को वोट करेंगे उठा के। मैंने बोला कि अरे क्या कौन से समाज से हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूछना जरूरी होता है। तो बोला हम तो एससी जाटव एससी से। मतलब पर तुम तो मायावती के सपोर्टर हो। नहीं भैया इस बार तो हमें घर मिला, हम तो मोदी वोट करें। तो इवन 100 में से जाटव एससी में से भी 10 ऐसे हैं जो मान लीजिए मोदी की तरफ जा रहे हैं, ना कि 100 की 100। और इसका आप अंदाजा इससे लगाइए कि अभी 11 तारीख को चुनाव है, 8 तारीख को माफी चाहूंगा, 8 तारीख को पहली रैली होने वाली है महागठबंधन की तरफ से। तो अगर इतनी स्ट्रांग मोदी के खिलाफ करंट है तो फिर तो ऑपोजिशन को बुरी तरीके से लगना चाहिए, मायावती जी को कंटेस्ट करना चाहिए, आराम से घूमना चाहिए। पर क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? आप ये भी तो सोचिए। मतलब ये तो मैं आपको लेजी एनालिसिस दे रहा हूं। तो ये सब चीजें कि दिखाती है कि कहीं ना कहीं एडवांटेज इस वक्त एनडीए का ही है आज की स्थिति में। तो प्रदीप भाई, आपने बात की वेस्ट यूपी की। वेस्ट यूपी को लेके बाकी जो एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि चूंकि वो जाटलैंड है तो वहाँ जाट मतदाताओं का एक अलग रुझान है। बाकी पैनलिस्ट का कहना है, या बाकी ओपिनियन पोल वाले हैं, उनका भी ये कहना है कि वहाँ पर भाजपा बहुत कमज़ोर है। आपने एक बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग राय दी है कि भाजपा वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि महागठबंधन को अपनी पहली रैली के लिए 8 तारीख तक का इंतजार करना। मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा महागठबंधन वेस्टर्न यूपी को स्वीप नहीं कर रहा है और वहाँ पे बीजेपी कंटेस्टेंट फाइट्स के अंदर है। अगर मैं सीटों की बात करूँ ऊपर से नीचे तक अगर हम चलते हैं, देखिए सहारनपुर को लेते हैं। अब सहारनपुर को अगर देखा जाए, कोई भी आदमी दूर से देखेगा तो लगेगा कि अरे भाई 40% मुस्लिम है, 10-15% यहाँ पे जाटा वे सीज देते हैं तो खत्म है बीजेपी का। पर वहाँ पे बात ये कि बहुजन समाजवादी पार्टी से डॉक्टर फैदीन लड़ रहे हैं जो एक बहुत स्ट्रांग मुस्लिम फेस है, कांग्रेस से इमरान मसूद लड़ रहे हैं जो भी एक स्ट्रांग मुस्लिम फेस है, बीजेपी से राघव लखनपाल लड़ रहे हैं। तो 30-10 में मुस्लिम वोट्स डिवाइड हो रहे हैं। जाटव एससी को भी अगर इंक्लूड करूँ तो 40-42 आ रहा है, पूरा बाकी पोलराइज हो रहा है। पिछली बार भी राघव लखनपाल सब लोग को लग रहा था सीट हार जाएंगे, 40,000 की मार्जिन से ये सीट जीते थे। तो वहाँ पे भी बीजेपी कंटेस्टेंट के अंदर है। मुजफ्फरनगर के अंदर जहाँ अजीत सिंह खुद लड़ रहे हैं, पिछली बार बागपत से हारे थे, वहाँ के अंदर जाट्स डिवाइड हो रहे हैं। यूथ जाट सपोर्ट कर रहा है संजीव बालियान को, ओल्डर जाट सपोर्ट कर रहा है अजीत सिंह को, जाटा वैसी थोड़ा सपोर्ट कर रहा है। पर 8 लाख अदर कास्ट आती है जो पूरे 34 जाति वो बीसी की आती है। अगर वो 90% वोट संजीव बालियान को पड़ जाता है तो संजीव बालियान जो पिछली बार 4.5 लाख की मार्जिन से वो जीते थे, वो इसको 1 लाख के अंदर की मार्जिन से निकाल सकते हैं। मेरठ के अंदर आप आ जाइए, मेरठ के अंदर 5 लाख मुस्लिम्स आते हैं। बीजेपी का कैंडिडेट बहुत खराब है, आइडियली वहाँ पे हारना चाहिए, पर नरेंद्र मोदी की रैली के बाद में ऐसा वहाँ पे नैरेटिव चल रहा है कि भाई मोदी को वोट करो, कमल इज मोदी। दैट इज नंबर 3। बागपत के अंदर महागठबंधन स्ट्रांग है। गाजियाबाद में आ जाऊँ, वीके सिंह पिछली बार सबसे ज़्यादा मेजोरिटी मार्जिन से जीते थे वो सीट को, और अभी वहाँ पे उनका काम बोल रहा है। गौतम बुद्ध नगर में अच्छी फाइट होगी और वो डिपेंड ये करेगा कि ठाकुर वोट अगर महेश शर्मा के साथ आते हैं तो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। नीचे आप आ जाइए तो उसकी स्थिति आपकी अलग आ जाएगी। तो कहने का ये मतलब है कि ये कहना कि महागठबंधन वेस्टर्न यूपी स्वीप कर रहा है, सबसे बड़े मेरे हिसाब से गलत एनालिसिस, और मैं आपको सीट के हिसाब से भी बता ही दिया। जी एक पूछिए ना आप लटन्स दिल्ली के लोगों से पूछिए कि वो अगर बिना एक्सेल में देखे अगर सीट भी गिना दे मेरे को वेस्ट यूपी की। आपने लटन्स दिल्ली की बात की तो मेरा पूछना बनता है कि एक बहुत बड़ा नाम है प्रणव रॉय। उनका कहना यह है कि 2019 का चुनाव, लोकसभा चुनाव, बहुत ज़्यादा क्लोज लोकसभा चुनाव होने वाला है। इस पर प्रदीप भाई आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, चाहने में और होने में फ़र्क होता है। अब मुझे नहीं पता, प्रणव जी मैं उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर करता हूँ क्योंकि वो एक बड़े नाम है, पर प्रणव की मुझे पहली बात तो ये नहीं पता कि प्रणव जी कहाँ घूमे हैं। अब मैंने भी वो पढ़ा था उनका एक आर्टिकल, उनका एक इंटरव्यू आया था हिंदू के अंदर, जब उन्होंने कहा था कि हम जब चाय पे बैठते हैं बंदे के साथ में और उससे आगे बात करते तो बोलते कोई मोदी मोदी कुछ नहीं। और अगर आप पूरे दलित के अंदर, मैं डी जी चैलेंज देता हूँ किसी को भी कि पूरे दलित के अंदर अगर आप जाएं और अगर आप नॉन जाटव एससी की बात करें, पासी, केवट, धनखड़, इन सब के पास जाए, और अगर मुझे पासी अगर महागठबंधन को समर्थन करते हुए दिख जाए तो मैं मान जाऊं। तो 60% में मान सकता हूं कि जाटव एससी है, उसमें 90%, पर पूरा बाकी 40 तो पोलराइज हो रहा है ना सर। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। नॉन तो पिछली बार बीजेपी जो सीट जीती थी वो कोई जाटव एससी से नहीं जीती थी। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैं कल आपको मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में कल एक और जगह था और ये भी वेस्ट यूपी की बात है। मैं वहाँ पे आपका एक मुस्लिम था जो आपका बैटरी रिक्शा चला रहा था। मैंने उसको रोका, बोला क्या लग रहा है भाई, क्या माहौल है? बोला भैया देखिए मैं आपके साथ सच बात करूंगा, कैमरे से हम कभी बात करते नहीं है और मैं कभी किसी से नहीं पूछता कि वोट किसको दोगे, सबसे बड़ा फ्रॉड वही होता है।
उन्होंने बोला देखो भाई हमारा वोट तो राहुल को जाएगा, पर बात ये कि मोदी का माहौल है। मैंने बोला कि भाई कैसे? बोला भैया अब इतना क्या बताया, बस माहौल उसने बना दिया। तो ये द ऑनेस्टी है। तो मैं तो ओपन चैलेंज देता हूँ, जो लोग को लगता है क्लोज इलेक्शन है, सीट बाय सीट बैठते हैं, स्टेट बाय स्टेट बैठते हैं, आप बताइए आप कहाँ घूमें, एक वाइट शीट ऑफ पेपर लिखते हैं, मैं 100 गाँव के नाम लिखता हूँ, आप 10 गाँव के नाम लिखिए, लिख पाते हैं अगर आप तो, और उसके बाद देखते हैं कैसे क्लोज। इस वक्त ये बिल्कुल क्लोज इलेक्शन नहीं है, मैं जरूर कहूँगा इस वक्त ये बिल्कुल क्लोज इलेक्शन नहीं है। चलिए, ये तो बात हो गई वेस्ट यूपी की, लेकिन जैसा कि ट्रेडिशनल एनालिस्ट कहते रहे हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर जाता है, तो अगर हम उत्तर प्रदेश ओवरऑल की बात करें तो क्या आपको लगता है कि महागठबंधन बीजेपी को टक्कर दे रहा है, या बीजेपी 2014 की अवस्था में काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है? 2014 जैसी स्थिति तो नहीं है सीट्स के रिस्पेक्ट में, नो डाउट कम होगी एज ऑफ नाउ, पर महागठबंधन टक्कर इस फॉर्म में दे रहा है कि जो लाखों की मार्जिन थी वो हज़ारों की मार्जिन में हो जाएगी, नो डाउट ये टक्कर का है। पर महागठबंधन इस वक्त बीजेपी से ज़्यादा सीटें लेके नहीं आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। इस वक्त बीजेपी लेड एनडीए अपना दल के साथ जो है ज़्यादा सीटें लेके आ रहा है। महागठबंधन का जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्रभाव है वो स्ट्रॉन्ग प्रभाव अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और इस एरिया के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा कुशीनगर की तरफ चले जाए तो वहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर आप बीजेपी के जैसे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे तो वहाँ पे कई उन्होंने जाटव एससीज को टिकट दिया गया है, कई जगह नॉन यादव ओबीसीज और अपर कास्ट ये सब मिला के 40-45% हो जाते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन लोग कहते हैं ना कि महागठबंधन के का है, उसमें वो लोग जब दलित की बात करते हैं तो जाटव एससीज और नॉन जाटव एससीज दोनों को साथ में ले लेते हैं। सिर्फ मुस्लिम्स 90% पूरी की पूरी महागठबंधन की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, और वो भी कई जगह कांग्रेस काट रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि यादव्स 80-85% जा रहे हैं और जाटव एससीज जो हैं वो 80-85% जा रहे हैं। पर ये तो पिछली बार भी था 2014 के अंदर, 2014 के उसमें कुछ विरोध तो था ही नहीं। तो जो बीजेपी का वोटर था जो नॉन यादव ओबीसी, वो अभी भी उसके साथ अधिकतर जाते हुए दिख रहे हैं। जहाँ जहाँ जरूर देखिए यूपी सरकार से कई जगह बहुत नाखुशी, तो अगर आज यहाँ पे यूपी का चुनाव होगा तो आपको ऐसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो 2017-18 के अंदर मिले थे। पर मोदी के रिस्पेक्ट वाला जो चुनाव है उसमें नरेंद्र मोदी को डेफिनेटली उत्तर प्रदेश के अंदर एज है। जी, चलिए, ये तो बात हो गई उत्तर प्रदेश की। अब अगर बात करें हिंदी हार्टलैंड, जिसमें कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, उसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जैसे राज्य आते हैं, वहाँ पर बीजेपी ने पिछली बार वर्चुअली स्वीप किया था, ऑलमोस्ट स्वीप था इन राज्यों में, और वहाँ से ही एनडीए की सरकार को एक ज़बरदस्त मेजॉरिटी मिली थी। क्या बीजेपी को एक ज़बरदस्त मेजॉरिटी मिली थी। तो क्या 2019 में इस बार वहाँ कोई नुकसान है? जैसे 3 राज्यों के नतीजे आए, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उसी हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। तो क्या आपको लगता है कि उसका कोई प्रभाव 2019 के चुनाव पे पड़ने वाला है? देखिए, अगर इसको मैं कहूँ तो छत्तीसगढ़ में जरूर काफ़ी नुकसान होगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लीडिंग पार्टी के रूप में इस वक्त उभर के आ रही है, और उसके रिस्पेक्ट में यही है कि जो बीजेपी के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में ये हुआ है कि वहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं उनको आधे लोग जानते नहीं है, संगठन के लोग आपस में हरा रहे हैं, और वहाँ पे थोड़ा बहुत कांग्रेस का जो फार्म लोन वेवर का चला है। तो छत्तीसगढ़ जरूर इस वक्त कांग्रेस जो है लीडिंग मार्जिन में रहेगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी विल बी इन डोमिनेटिंग पोजीशन। हम लोग ने कहा है राजस्थान के अंदर 20 से ज़्यादा सीटें आराम से आएंगी, मध्य प्रदेश में 22-23 सीटें आराम से आएंगी, और जैसे चुनाव करीब आएंगे, देखिए एक चीज़ आप समझ लीजिए, कोई भी वोटर होगा इस बार अपना वोट वेस्ट नहीं करेगा, या तो मोदी के फेवर में वोट करेगा या मोदी के अगेंस्ट वोट करेगा। तो जैसे चुनाव जब करीब आएंगे तो एक हवा वोटर करता है कि यार आसपास मेरे 15-20 लोग हैं, सबके सब यही कर रहे हैं, मैं क्यों आके करूं, क्योंकि मेरे वोट से कुछ होना नहीं, तो मैं भी उधर ही डाल दूंगा। तो ये सब जब वोटिंग परसेंटेज विल बी वेरी निर्णायक, जितना ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज होगा उतना ज़्यादा बीजेपी को फेवर होगा। जी, अब जैसे इस बार के चुनाव में बंगाल पर सब लोगों की खास नज़र है। बंगाल के अंदर अभी हमने मोदी जी की रैलियां देखी, वहाँ जिस तरह की भीड़ उसके अंदर आई, क्या आपको लगता है कि बंगाल में स्थिति बदलने वाली है? जो टीएमसी ने सीपीएम के साथ में 2008-9 में बंगाल में किया था, बीजेपी वही चीज़ टीएमसी को करने की स्थिति में है। बस इसमें एक ही मैं आपको क्वेश्चन देना चाहता हूँ, अगर वोटिंग परसेंटेज कम होता है बंगाल में, अगर वोटर वोट करने नहीं आता है बंगाल में, वोटिंग परसेंटेज 60 अराउंड के नहीं रहता है, तो कुछ भी सीट ऐसा हो सकता है कि सब लोग बोलेंगे सीटें नहीं है, ऐसे वोट पूरा का पूरा बंगाल चुनाव में स्ट्रॉन्ग टीएमसी अगेंस्ट करंट है, स्पेशली वेस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल में और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बंगाल में। जो देखिए अगर आप बंगाल को डिवाइड कर दें एक बीच में से,
तो जब टीएमसी 2008-9 में स्वीप करी, मतलब जिसने 17 सीटें लेके आई थी सीपीएम के अगेंस्ट, तो तब से टीएमसी का पूरा राइज हुआ था। वो पूरा ईस्टर्न पार्ट में बंगाल में और नीचे साउथ परगनास की साइड हुआ था। बीजेपी वो इस चीज में है थोड़ा सा कम करने में, वेस्टर्न साइड में पुरुलिया, झारग्राम और ये सब सीटों में, और ऊपर की सीटों में अलीपुरद्वार और कूच बिहार की साइड में। अगर ये दोनों जगह पे बीजेपी का अगर वोटर वोटिंग परसेंटेज करने अच्छा आता है तो इस बार बंगाल में बीजेपी 11 सीटों तक मिनिमम ला सकती है, मिनिमम। और उसका लॉजिकल कारण है कि एक तो जो हिंदी भाषी वहाँ पे है वो पूरा, जैसे असनसोल और ये वेस्ट तरफ आता है, बीजेपी को सपोर्ट करें, पुरुलिया इन सब में स्ट्रांग मोदी वेव है। ऊपर में चाय बागानों में टीएमसी ने बिल्कुल काम नहीं किया, तो वो पूरा वोटर एंटी टीएमसी बीजेपी को सर्कुलेट कर रहे हैं। लेफ्ट डाइल्यूट हो रही है यूनिट, और जो ईस्टर्न तरफ में जो मथुआ कम्युनिटी है, जो स्ट्रांग एससी कम्युनिटी है, वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। और आप रैलीज के हिसाब से मैं पूरा नहीं करता, पर जो साउथ परगनास और ये सब एरिया वो टीएमसी कहीं ना कहीं स्ट्रांग है। तो अगर गुंडागर्दी होती है, अगर वोटर वोट नहीं करता है और सिर्फ पोलिंग बूथ पे सीआरपीएफ रहती है, सेंट्रल फोर्सेज रहती है, वोटर के घर के आसपास नहीं रहती, वो वोट करने नहीं आ पाता, उसको लग रहा है कि देखिए बंगाल का वोटर जो है इतना दबंग वोटर नहीं है हरियाणा के वोटर जैसा, और मैं ऐसा कुछ सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, पर लॉजिकल बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे बड़ी गुंडाई रहती है। तो अगर मेरे को पता है कि मैंने किसी और को वोट कर दिया और बाद में ये जीत के आ गया, तो ये तो मेरे घर को पीट जाएगा, मेरे रिश्तेदार को मार देगा, तो मैं भी इधर ही जाके वोट कर दूं। तो जिसकी हवा रहेगी, जिस तरफ हवा रहेगी, और अगर वोटर को सिक्योरिटी मिल गई तो वोटर बिल्कुल 11 सीट मिनिमम बीजेपी को देगा। वैसे ही उड़ीसा की भी आपने बात जैसे करी, उड़ीसा में भी मैं आपको बता दूं, उड़ीसा में नवीन पटनायक इस वक्त एज में है, पर वहां भी बीजेपी का गेन है, तो वहां भी बीजेपी 8-9 सीटों तक लाने की स्थिति में मिनिमम दिखते हुए दिखे। और उड़ीसा से ऊपर अगर हम बिहार की तरफ जाएं, तो बिहार में जैसा कि इस बार लग रहा है कि महागठबंधन हो चुका है, कांग्रेस और उसकी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ सीट शेयरिंग हुई है। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अब मैं लटेंस दिल्ली का एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि बिहार है जो लटेंस दिल्ली को बड़ा प्यारा लगता है, और वो मतलब अलग ही लेवल पे सोच रहे हैं कि भाई महागठबंधन 35 सीटें ले आएगा, 30 सीटें ले आएगा। अब एक कॉन्सेप्ट है टेक ऑफ वोट का। जब पिछली बार जेडीयू बीजेपी के साथ में नहीं थी, तो 38%, 39% वोट शेयर था जो था एनडीए का, और तब जेडीयू सब सीटों पे लड़ रही थी और जेडीयू का 16% आया था। जो टेक ऑफ वोट मतलब बेस वोट, अब अगर जो महागठबंधन का बेस वोट है वो यादव और मुस्लिम से जो 30% आता है, अब नीतीश कुमार खुद अब बीजेपी के साथ एनडीए के अंदर जुड़ चुके हैं, और उसका जो टेक ऑफ वोट अगर आप देखें, ईबीसी जिसमें मल्ला, केवट ये सब आते हैं, करीबन 30% आता है। उसके ऊपर 12-15% भूमियार, ब्राह्मण ये सब आता है। तो इनका अगर आप टेक ऑफ वोट देखेंगे तो उसके बाद पासवान दल, आपके पासवान एससीज आ जाते हैं 5 से 6%, एलजेपी भी आ रही है, तो ये 50% से ज्यादा मिनिमम तो टेक ऑफ वोट है, और इनका से टेक ऑफ वोट 35% तक का है, तो ऑटोमेटिकली 15% की लीड आ गई। मान लो मैं जेडीयू ने पूरा का पूरा ट्रांसफर नहीं किया और सिर्फ 50% का ट्रांसफर करा, तब भी 40% प्लस का तो वोट शेयर इनका ऑलरेडी है, 43-42 का। तो सिर्फ वो सीटों में जहां पे जैसे मान लीजिए कुशगंज की सीट हो गई जहां पे 60% मुस्लिम्स हैं, मधेपुरा की हो गई जहां पे पप्पू यादव का वर्सेस चल रहा है, वो इंडिपेंडेंट लड़ रहा है, तो इस बार दिक्कत होगी, या कुछ सीटें जैसे वैशाली हो गई जहां पे कैंडिडेट जो ललिता देवी है उसके खिलाफ बहुत, वीना देवी है उसके खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है क्योंकि उसने काम कुछ नहीं किया, एलजेपी का बंदा है, की तरफ से लड़ रही। तो कुछ ऐसी सीटें होंगी जहां पे है, पर मुझे नहीं, मेरे हिसाब से मिनिमम 28-29 सीट लेके आएंगी, और ये तो 30 के ऊपर आराम से आंकड़ा क्रॉस कर जाएगा। हमने बिहार की बात की, हमने बंगाल की बात की, अब आइए चलते हैं बंगाल से थोड़ा सा आगे पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का स्पेशल फोकस हमेशा पूर्वोत्तर के राज्य रहे हैं। मेरा खुद का अनुभव है कि वहाँ पर जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरह की कनेक्टिविटी वहाँ पर हुई है, वो अभूतपूर्व है। प्रदीप भाई, आपको क्या लगता है कि पूर्वोत्तर के राज्य क्या इस बार बीजेपी के साथ आएंगे या वो एक स्विंग के साथ वोट करेंगे? देखिए, इस बार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बाद में स्पेशली बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है पूरा चुनाव, परंतु सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का नेगेटिव इफेक्ट उन्हीं जगह पे जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं, पर जो नॉन आबादी है, और मैं ये कोई कम्युनल स्टेटमेंट नहीं बोल रहा, मैं टेलिंग यू लॉजिकल थिंग, असम के अंदर वो अभी भी उनके साथ है, तो असम के अंदर 8-9 सीट बीजेपी ला सकती है। उसके बाद बाकी के जो हैं, जैसे त्रिपुरा में पिछली बार बीजेपी को नथिंग, इस बार दोनों सीटों पे प्लेयर और खींच रही है, और बाकी जगह जो एनडीए के अलायंस है वो कई जगह खींच सकते हैं। तो पिछली बार नॉर्थ ईस्ट वॉज कंप्लीट मोस्टली इन फेवर ऑफ यूपी है, क्योंकि बीजेपी वॉज नॉट देयर। दिस टाइम बीजेपी इज द मेन प्लेयर इन नॉर्थ ईस्ट, और इससे मेजॉरिटी जो सीटें आएंगी वो एनडीए के पास ही आएंगी, और उसका एक कैरेक्टरिस्टिक हमेशा से रही है नॉर्थ ईस्ट की, ये ट्राइज टू गो विद पार्टी इन सेंटर, ये है। चलिए, हमने पूर्वोत्तर की बात की, अब हम आते हैं दक्षिण भारत की तरफ। प्रदीप भाई, दक्षिण भारत के बारे में अमूमन ये चर्चा रहती है कि उनके मुद्दे वो अपने रीजनल मुद्दों पर भी नेशनल इलेक्शन में वोट करते हैं।
क्या आपको लगता है कि इस बार कुछ बिहेवियरल पैटर्न चेंज हुआ है? क्या इस बार वो नेशनल मुद्दों के साथ वोट करेंगे 2019 के चुनाव में? देखिए, सब के सब अक्रॉस नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए तेलंगाना के अंदर केसीआर इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग और उनके हिसाब से ही वोट जाएगा। आंध्र प्रदेश के अंदर जितना एंटी चंद्रबाबू नायडू सेंटिमेंट है वो जगन रेड्डी इज कंसोलिडेटिंग मैसिवली, तो वहाँ पे भी बीजेपी प्लेयर नहीं है। तमिलनाडु के अंदर एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बन चुका है एआईडीएमके और डीएमके का, और फाइट है। डीएमके इज नॉट स्वीपिंग तमिलनाडु इलेक्शन एज ऑफ नाउ, एंड इट्स प्योर अरिथमेटिक। मैं आपको समझाऊंगा तो क्योंकि जो एंटी एआईडीएमके वोट है वो दिनाकरन के फैक्शन में और डीएमके के अंदर और कमल हसन के अंदर स्प्लिट हो गया है, और 8 से 9 दिनाकरन ला रहे हैं। अगर दिनाकरन डीएमके के साथ होते तो स्वीप कर जाते, पर एज ऑफ नाउ अभी ये नहीं हो रहा है और बड़ी अच्छी लड़ाई चल रही है। कौन उस वक्त होगा, क्योंकि तमिलनाडु में कैश बहुत चलता है, ये सब पता है। पिछली बार लोगों लग रहा था जयललिता जी 25 सीटें लेके आएंगे और 37 सीटें लेके आ गई 39 में से। तो इसलिए तमिलनाडु का चुनाव के बारे में सही बात करना चुनाव के बाद थोड़ा सा सही रहेगा, क्योंकि तब सही पता चलेगा कितना कहाँ कैश क्या बैठा है, रेट्स चल रहे हैं वहाँ पे। मैं तो चाहूँगा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट उसको जाके इन्वेस्टिगेट करें। कर्नाटका एक राज्य है जहाँ सबसे स्ट्रांग नरेंद्र मोदी करंट देखने को मिला है, और पिछली बार की टैली उससे 1 सीट कम या 2 सीट ज़्यादा बीजेपी ला सकती है, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस जेडीएस अलायंस का जो साथ में आना हुआ है वो बेसिकली सुसाइडल हो चुका है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। कुमार स्वामी के खुद के बेटे हैं निखिल, वो लड़ रहे हैं आपके मांड्या से। वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, लोकसभा के अंदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सुमलता जो अमरीश की वाइफ है उसके खिलाफ बहुत मुश्किल की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर 300-400 करोड़ रुपए मान लीजिए जेडीएस आखिरी समय पे नहीं बांटती है, सलाह के लोग कहते हैं, तो होगा सुमलता निकाल ली जाएगी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि तुमकुर के अंदर जहां देवेगौड़ा जी लड़ रहे हैं वो इतने इमोशनल स्टेटमेंट दे रहे हैं, 6 इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, उनको हाथ जोड़ के बैठाया हुआ है। और जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग एरिया है शिमोगा, उडुपी, चिकमंगलूर और आपके ऊपर के गुलबर्गा, बीदर और ये सब एरियाज में वहां के वहीं स्ट्रॉन्ग है। तो वहां पे बीजेपी विल बी अ लीडिंग पार्टी। पर लॉन्ग टर्म में आपको मैं डीजी बताना चाहूंगा कि अगर बीजेपी वांट्स टू बी द पोल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, तो जैसे यूपी बिहार आपके नॉर्थ में होते हैं, वैसे ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु में से एक राज्य में आपको एक स्ट्रांग प्लेयर, जैसे आप कर्नाटक में उभरे, आपको होना पड़ेगा, तभी आप बैलेंस ऑफ पावर करके हमेशा एक पोल रह पाएंगे। जी प्रदीप भाई, जैसे 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात से आके बनारस में चुनाव लड़ा था, और उस चुनाव को लड़ते ही उन्होंने पूरी यूपी के सीट्स का डायनामिक चेंज कर दिया था। वहाँ उन्होंने बनारस को पूरे चुनाव का एपिसेंटर बना दिया था, और शायद वो एक बहुत बड़ी वजह थी कि बीजेपी 73 सीटों तक यूपी में पहुँच पाई। तो क्या इस बार जैसे राहुल गांधी ने फैसला लिया है कि वो वायनाड जाके चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस भी उसको उसी तरह का मास्टर स्ट्रोक प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है जिस तरह का बीजेपी ने किया था? और मैं आपको बताऊंगा क्यों मास्टर स्ट्रोक तो है नहीं। क्योंकि कांग्रेस ने क्या कहा था राहुल जी ने कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर स्ट्रांग रूप से लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी प्रभावी फोर्स के रूप में रहेंगे। ये मैंने राहुल जी ने कहा था। उनके पास 15 सालों तक अमेठी रही। अगर वो अमेठी के साथ में एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी लड़ते हैं जो एक सेफ कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो ये दर्शाता है मैडी जी कि कहीं ना कहीं वहां पे जमीन खिस्सा करी और बहुत कांटे की लड़ाई, जीत भी जाए तो बात नहीं, पर कांटे की लड़ाई है। और आप एक ऐसी डेमोग्राफी वाली सीट पे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो पूरा हिंदी हार्टलैंड है, मेरे को कांग्रेसीज ने कॉल करके दिया ऑफलाइन कि भैया ये क्या हो गया है, जो मुझे गाली बक रहे थे एक समय में, एक डिबेट में मेरे साथ बैठा, तो भैया क्या हो गया, आप तो सही कहते थे। दिस विल हैव ह्यूज रैमिफिकेशन। इसका ये रीजन नहीं है मैडी जी, मैं बताता हूँ रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि केरला के अंदर यूडीएफ अलायंस काफी अच्छा करने वाला है, कांग्रेस लेड काफी अच्छा करने वाला है। तो राहुल जी वहां से लड़के कांग्रेस पार्टी ये बताएगी कि देखिए जहां से राहुल जी लड़े वहां पे हमने स्वीप किया और राहुल जी स्टिल आर लीडर, क्योंकि उनको डर है कि यहां से अगर वापस से सुपड़ा साफ हो गया, अगर हम यहाँ पे ज्यादा सीटें नहीं गेन कर पाए, तो ये तो फेस सेवर रहेगा। तो ये हमारा नैरेटिव रहेगा कि राहुल जी केम टू केरला बिकॉज दैट इज वाई कांग्रेस गॉट सीट्स इन केरला। ये रियल कारण है। तो प्रदीप भाई, जैसे आप तो पूरा देश घूमे, आपकी पूरी टीम भी ग्राउंड पे है और आपने बहुत ग्राउंडेड सर्वे ही किए हैं, तो आप मैडी जी, मैं तो सब आलोचकों को कहना चाहता हूं, मैं तो ओपन निमंत्रण देता हूं कि अगर उनको लगता है कि मेरा ट्रेंड गलत है इस आज की स्थिति में, आज की स्थिति हम एग्जिट की तरफ में बताएंगे, आज की स्थिति में मेरा ट्रेंड गलत है, मैं बिना आपके सामने कोई एक्सेल के साथ नहीं बैठा, मैं एक भी पेपर नहीं रखा, वो भी बैठ जाए, हम भी चालू कर देते हैं और एक बार डिस्कशन हो जाए, क्योंकि हम देश की जनता का मूड बता रहे हैं। और देश की जनता का मूड हम मजे में नहीं बता सकते। अगर हम बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी 20 सीटें ला रही है उत्तर प्रदेश में, तो हम 20 सीटें गिना दें, क्योंकि 20 ही तो सीटें ला रही है। मैं मना कर रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा ना मैं।
तो मुझे लगता है कि इसमें ऐसा कुछ वो बात नहीं है, बात सिंपल ये है कि जो सामने है वो हमने रिफ्लेक्ट किया है और कुछ नहीं किया है, एज सिंपल एज दैट। जो सीटें बदलेंगी उसका हम बाद में एग्जिट के अंदर माहौल बताएंगे, पर ये आज की स्थिति है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। जी चलिए, देखिए चुनाव जब होगा तब होगा, लेकिन एक जो आपका अपना कैलकुलेशन है, जो चुनाव से पहले का कैलकुलेशन है, जो कि ऑफ कोर्स कई सारी चीज़ें अभी इन्फ्लुएंस करेंगी चुनाव को, आपके सर्वे के हिसाब से क्या क्या सरप्राइज देश को देखने को मिल सकते हैं? देखिए, आने वाले 1 महीने और 10 दिन के अंदर मेरे हिसाब से सरप्राइज तो 2 से 3 जरूर देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ा सरप्राइज तो दिल्ली में देखने को मिल रहा है मुझे, और मैं इसके बारे में अगर आप पूछेंगे तो बात करेंगे। पर दूसरा सरप्राइज ये ज़रूर देखने को मिल सकता है कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे बनारस के आसपास वैसे वो वाला लेवल ऑफ टाइम में सब में इन्वेस्ट कर दिया, तो ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार 72 सीट्स लेके आई थी, इस बार दे माइट इवन क्रॉस 50-55, जो अभी हम लोग अभी कह रहे हैं 45-46 तक है, पर बहुत क्रिटिकल है अभी का चुनाव। इवन इफ दे आर गेटिंग 46-47, इट्स अ वेरी बिग थिंग विद द, सो दैट इज नंबर 2। नंबर 3, मैडी जी ये ज़रूर देखना होगा कि 1 महीने में जो चुनाव नेशनलिस्ट पूरा चुनाव होते जा रहा है, और जो कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद तो कम्प्लीटली नेशनलिस्ट चुनाव हो चुका है, जो न्याय स्कीम का गेम खेला गया, अभी तक हमें ज़मीन पर इसका इम्पैक्ट नहीं दिखा कि इस समय के साथ इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ पा रहा है कि नहीं पड़ पा रहा है। तो ये चीज़ें मुझे देखनी होगी, और ये पूरा चुनाव वोटिंग परसेंटेज पे है, जितना ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज उतना बीजेपी फिर बाकी। और मुझे ऐसा कुछ माइंड ब्लोइंग सरप्राइज देखने को नहीं मिल रहा। अगर कोई कुछ ऐसा कुछ स्टेटमेंट किसी तरफ से आ जाता है, कोई चीज़ हो जाती है, तो दैट समथिंग। जी, आपने न्याय स्कीम की बात की, तो मैं कांग्रेस घोषणा पत्र के बारे में आपसे एक आम राय जानना चाहूँगा कि जनता में उसके प्रति कोई उत्साह है या नहीं है, क्योंकि मेरा अनुभव थोड़ा सा अलग रहा है। मैं अभी हाल फिलहाल में रोहतक में था, और रोहतक में मैं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से ही बात कर रहा था, तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का ही ये कहना था कि दे आर क्वेश्चनिंग देयर ओन लीडरशिप नाउ, एंड व्हाई दे हैव इंक्लूडेड रिमूवल ऑफ अफसफा, और मैडी जी, मुझे हरियाणा के कांग्रेस के लोगों का कॉल आया कि प्रदीप भाई क्या हो गया ये, आप तो रोहतक हुड्डा जी के गढ़ से हैं, दीपेंद्र हुड्डा के गढ़ की बात करी आपने, गलत नहीं बोल रहा, पूछे लटन से उनको पता होगा कि नहीं होता, कि दीपेंद्र हुड्डा के गढ़ की बात की है। वहां पे अगर आपको ऐसे कॉल आ रहे हैं तो आप सोचिए कि कार्यकर्ता का मनोबल क्या होगा। और आप मुझे बताइए कार्यकर्ता का मनोबल क्या होगा जब उत्तर प्रदेश से आप केरला के अंदर आ रहे हैं, तो कार्यकर्ता क्या सोच रहा होगा, आप ये सोचिए ना। और आप आगे दिल्ली की जब आप पूछेंगे तब बात करना चाहूँगा, पर एक चीज़ ज़रूर है, न्याय का भी इम्पैक्ट हमें देखना होगा। अभी तक मुझे ज़मीन पे सही इम्पैक्ट नहीं दिखा है। अगर छत्तीसगढ़ एक ज़रूर राज्य है जहाँ के अंदर कांग्रेस का ही चल रहा है, तब पंजाब बिकॉज ऑफ कैप्टन अमरिंदर सिंह, और केरला कांग्रेस लेड अलायंस विल डू वेरी गुड एंड दे विल स्वीप इट। जी, अब जैसे अभी हम लोग ओवरऑल सीट्स की बात कर रहे हैं या ओवरऑल स्टेट्स की बात कर रहे हैं, अब हम मुद्दों की बात कर लेते हैं। एक छोटा सा ब्रीफ हम लोग मुद्दों के बारे में बात कर लेते हैं कि इस चुनाव के मुख्य मुद्दे क्या हैं। मेरे हिसाब से मैडी जी 2 सबसे अहम मुद्दे हैं और ये ऑनेस्ट मुद्दे हैं। जो भी ज़मीन पे जाएगा इस चीज़ को बोलेगा कि चुनाव नेशनलिस्ट चुनाव होते जा रहे हैं। कहने का ये मतलब स्पेशली कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद में, वो मेरा घोषणा पत्र वाली चीज़ रिफ्लेक्ट इतनी नहीं की है, पर पीपल आर नॉट एबल टू सी एनीबडी अपार्ट फ्रॉम नरेंद्र मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। लोग इसको कैंडिडेट लेवल का चुनाव बनाएंगे करेंगे, पर अभी नहीं बनते जा रहे। तो इट्स अ इलेक्शन बिकमिंग अबाउट नरेंद्र मोदी, एंड वेरी फ्यू पीपल अपार्ट फ्रॉम जो कास्ट के साथ हैं, दे आर एबल टू हैव कि यार कोई और दिख रहा है चेहरे पे। आदमी जो जहाँ जब कैंडिडेट से गुस्सा होगा तो वहाँ पे अगेंस्ट वोट करेगा, पर दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर मुझे लगता है जो इस इलेक्शन के अंदर डोमिनेट कर रहा है। सेकंड मुझे लगता है मैडी जी की जो इशू ये डोमिनेट एक कर रहा है, जॉब्स एक इशू है, पर जॉब्स इज नॉट एन इशू विच इज डिसाइडिंग पीपल टू वोट। इवन अ यंग is still saying that he will trust Narendra Modi more. Even so, jobs is an issue in this country, no doubt. Jobs is an issue. Absolutely. ये है जी। तो प्रदीप भाई, जैसे दिल्ली आपका बेस है, आपने यहाँ से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की और आप हरियाणा गए, उसके बाद हिमाचल पंजाब गए, उसके बाद बिहार यूपी कवर करते हुए आप बंगाल तक गए। बंगाल के बाद आप साउथ में भी, कर्नाटक में आपने काफ़ी अपने ग्राउंड रिपोर्ट्स किए। तो कहीं भी आपको केजरीवाल जी की लहर दिखाई दी? ऐसी बात कर रहे हैं नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2014 के चुनाव के वक्त हमारी मीडिया ने उनको बढ़ा चढ़ाकर लार्जर देन लाइफ इमेज के साथ प्रोजेक्ट किया था, और पिछले 4-5 साल से वो मीडिया के काफ़ी लाड ले रहे हैं। तो मतलब बहुत अजीब सा लगता है कि जिसको आपने जननायक बना के प्रस्तुत किया था 2014 में, 2019 में उसके नाम पर आपको कहीं वोट नहीं मिल रहे हैं, या उसके नाम का इन्फ्लुएंस आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए मैडी जी, केजरीवाल जी की जो हवा है, ये तो ये जो स्टेटमेंट है इसका कोई मतलब नहीं है।
एक चीज़ ज़रूर है कि केजरीवाल जी का अगर दिल्ली में बात करूं तो अगर दिल्ली के आज विधानसभा के चुनाव होते हैं तो केजरीवाल विल बी द मोस्ट पॉपुलर लीडर, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि वो जुग्गी वुग्गी वाला वोट अभी उनके पास अधिकतर है और कांग्रेस को छीन लिया है। पर देश की आयरनी ये है कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो गठबंधन क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि एक्चुअली अगर वो अकेले भी लड़ेंगे तो वो काफ़ी मतलब अच्छी फाइट देंगे दिल्ली के अंदर बीजेपी को, नो डाउट। हवा उस टाइम की नहीं है, पर दिल्ली के अंदर फाइट जरूर देंगे वो बीजेपी को और कई 1-2 सीटों पे सरप्राइज भी कर सकते हैं। तो वो गठबंधन कांग्रेस के साथ करने के बाद में कैसे दिल्ली के समीकरण बदलेंगे, एक इसकी थ्योरी ये है कि भाई इससे ये लोग 4 सीटें ले जाएंगे, एक थ्योरी ये है कि दोनों विरोधाभास एक ही वोटिंग बेस को अपील कर रहे हैं तो बीजेपी आगे निकालेगी। तो दिल्ली आफ्टर इनके गठबंधन के बाद बहुत इंटरेस्टिंग होगी और उसके बाद जब हम लोग सर्वे राउंड करेंगे, ग्राउंड पे घूमेंगे, तब सही करना होगा। पर देश में केजरीवाल जी की हवा, ये स्टेटमेंट का मतलब कुछ नहीं है। जी, देश दिल्ली नहीं है। जी बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। और मतलब मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी, जिसको कि 0 सीट्स आई थी विधानसभा में, उनकी 67 सीटें थी। नहीं, और फ्रैंकली मैडी जी, उनका मतलब अगर विधानसभा लेवल पे उनका प्रभाव अच्छा है दिल्ली के अंदर, इट इज मच मोर देन द बीजेपी इन दिल्ली राइट नाउ, ऑनेस्टली टेलिंग यू। और अगर ये करके मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या इनका स्ट्रैटेजी। हाँ, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस उनके मेरे ख्याल से हरियाणा में भी चल रहे हैं और उनकी हरियाणा में इट विल हैव नोन। हाँ, बिकॉज आई हैव हर्ड कि जेजेपी के साथ उनका जाने का कुछ चर्चाएं हैं, पर खैर छोड़िए, अब उनकी चर्चा वो कभी अगले एपिसोड में बैठ के करेंगे। तो प्रदीप भाई, आप जैसे पूरा देश घूमे, अब चुनावी मुद्दों से हम थोड़ा हट जाते हैं, तो आपको सबसे फेवरेट जगह कौन सी लगी? कहाँ आपको काम करते में मज़ा आया? कहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते में आपको लगा कि बिल्कुल दिल से दिल में बात हो रही है, हार्ट टू हार्ट टॉक जिसको बोलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, हर तरफ हार्ट टू हार्ट से बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह इंटरेस्टिंग है। पर मैं कोशिश ये करता हूँ कि दिल्ली के बाहर ज़्यादा रहूँ फ्रैंकली। यूपी में मुझे बहुत मज़ा आया, बंगाल का अलग ही फ्लेवर है, कर्नाटका का अलग मज़ा है। मैं तो लोकल डायलॉग भी, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर आपको कर्नाटका के अंदर पूछना है कि क्या माहौल है, तो कैल्सा माणिदारा, JDS, कांग्रेस, मतलब किसने काम किया है, तो हमने लोकल डायलैक्ट्स भी सीखे हैं। बंगाल भी इंटरेस्टिंग रहा है। तो मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा, हर चीज़ का अपना मज़ा, और जितना ज़्यादा गांव में जाके मज़ा है उतना ज़्यादा शहर में नहीं है। ये बिल्कुल, मैं इस पे आपसे पूर्ण सहमति रखता हूँ। गन्ने का रस पीने का अलग ही मज़ा है, उसके बाद रसगुल्ला खाने का अलग ही मज़ा है, उसके बाद आप बिल्कुल भरी धूप के अंदर नारियल पानी पीने का अपना ही मज़ा है, इडली खाने का भी अपना मज़ा है, तो और आपके गुजरात के अंदर जाने का अपना ही मज़ा है। तो ये देश मतलब मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ कि देश में आगे ट्रैवल कर रहा हूँ। हर बार के ट्रैवल में ना मैडी जी नई चीज़ सीखने को मिलती है। जैसे एक बड़ा अच्छा कोट मुझे मिला था जब मैं बिहार में गया था, मैंने बोला था कि भाई क्या लग रहा है मोदी, बोला भैया मोदी जी को ही वोट करेंगे क्योंकि मोदी लिबर्टी स्टैचू PM नहीं है। फिर मुझे तो ये देखिए लिबर्टी स्टैचू PM, ये कैसे कहाँ से निकली, मतलब ये सब बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं आपको। जी। तो प्रदीप भाई, हमने आधे घंटे में पिछले काफ़ी सारी बातें की। हमने सीट्स की बात की, हमने स्टेट्स की बात की, हमने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की, और हमने देश के मोटे मोटे जो मुद्दे हो रहने वाले हैं चुनाव के, उनके बारे में भी बात की। तो एक बार कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पे मैं आपसे बॉटम लाइन पूछना चाहूँगा कि 2019 में क्या रहने वाला है देश के सामने, 2 महीने बाद कौन सा सच निकल के आने वाला है? इसके पहले जरूर मैडी जी एक कहना चाहूँगा कि जितना भी हम काम करें, दिस इज जो मैं कर पाता हूँ, दिस इज बिकॉज ऑफ अ फैंटास्टिक टीम ऑफ यंगस्टर्स। और इस देश के अंदर जो युवा है, फाउंडिंग पार्टनर भी इज़ अ वेरी गुड फाउंडिंग पार्टनर, और जो युवा हैं, और मैं हमेशा 20, 21, 22, 23, 24 के साथ करता हूँ, जिनको लगता है कि सुपर टैलेंट इज इन द कंट्री, तो ये मतलब पूरे टीम का एफर्ट रहा है, नंबर 1। नंबर 2, बॉटम लाइन एंड ओनली लाइन विदाउट अ सेमी कॉलन, बिना कॉमा, बिना सेमी कॉलन, बिना फुल स्टॉप के, ये है कि नरेंद्र मोदी इज रिटर्निंग बैक एज द प्राइम मिनिस्टर इन 2019 with NDA without a hung house। परफेक्ट, थैंक यू प्रदीप भाई। हमारा लोपक कन्वर्सेशंस का पहला एपिसोड और मेरे ख्याल से इतना फुल ऑफ एनर्जी था। थैंक्स टू प्रदीप भंडारी, जन की बात। इनका आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, जन की बात बहुत पॉपुलर यूट्यूब चैनल है, और इनके प्रेडिक्शंस हमेशा पॉइंट टू पॉइंट एक्यूरेट रहे हैं। और आपको अगर हमारी बातों से या हमारे कन्वर्सेशन से कुछ 4-5 की पॉइंट्स मिले हों तो वो हमारी सक्सेस है। तो आप सबका धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद प्रदीप भाई आपका। और दोस्तों, अच्छी बात यह है कि हमने प्रदीप भाई को पकड़ लिया है और पूरे चुनाव में हम उनको बीच बीच में अपने साथ लाते रहेंगे। इलेक्शन एनालिसिस हो, वोटिंग के बाद एक एनालिसिस हो और एक ओवरऑल एनालिसिस हो, उसमें प्रदीप भाई हम लोगों के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स, शुक्रिया प्रदीप भाई। हम अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे।